हेलो गाइस, वेलकम अगेन। आज हम आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर 1 में स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। आइए, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑडियो वीडियो मेथड को डिस्कस किया था। आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्टूडेंट वाक्य के पैटर्न में महारत हासिल कर लेता है। वह पहले पूरा वाक्य बोलता है, फिर वर्ड पर ध्यान देता है। स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा हो जिससे कि उसका मीनिंगफुल अर्थ निकले। जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, वह अच्छा लड़का है। ये इसका सही पैटर्न है। अगर हम कह दें वह है अच्छा लड़का, ये इसका सही क्रम नहीं है और इसका मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकला। इसलिए स्ट्रक्चरल अप्रोच में सेंटेंस का पैटर्न ठीक होना चाहिए और उसका मीनिंगफुल अर्थ भी निकलना चाहिए। आइए पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग। शब्दों का इस प्रकार से एक निश्चित अरेंजमेंट हो कि उसका कोई मीनिंग निकले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई भी सेंटेंस लिखा लेकिन वह सही प्रकार से क्रमबद्ध नहीं है या उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। इसी पैटर्न में हो, सबसे पहले सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो। जैसे सीता इज गोइंग टू स्कूल, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। ऐसे नहीं है सीता स्कूल गोइंग इज, ये पैटर्न गलत हो गया। इसलिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न के अनुसार ही सेंटेंस का पैटर्न होना चाहिए। नंबर 2, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग। डिफरेंट अरेंजमेंट वाले शब्दों का डिफरेंट मीनिंग निकलेगा। जैसे ही इज पुअर, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है। ही इज पुअर, वह गरीब है। इज ही पुअर, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह गरीब है? पुअर ही इज, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। कहने का मतलब ये है बेस्ड ऑन वर्ड ऑर्डर के अनुसार होता है कि डिफरेंट अरेंजमेंट वाले शब्दों का अर्थ डिफरेंट ही निकलेगा। जैसे क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका अलग अर्थ निकलेगा। अगर हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका अलग अर्थ निकलेगा। नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका अलग अर्थ निकलेगा। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस के टाइप जितने भी होते हैं उन सबका एक ही अर्थ होता है। हर सेंटेंस के टाइप का अलग अलग अर्थ निकलता है। लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द वोकैबुलरी। किसी भी विदेशी भाषा को सीखने के लिए उसके स्ट्रक्चर पर मास्टरी होनी चाहिए। यह नहीं जरूरी है कि उसे वोकैबुलरी कितनी आती है, बल्कि उसको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना आना जरूरी है। वोकैबुलरी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऐसा नहीं करते कि पहले सब्जेक्ट लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब लिख दिया। ये पैटर्न रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न के अनुसार ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। इम्पोर्टेंट ऑफ स्पीच। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्पीच, नॉट ऑन राइटिंग, फोकस ऑन सर्टेन स्ट्रक्चर एंड पैटर्न। स्ट्रक्चरल अप्रोच का सिद्धांत स्पीच पर फोकस करता है, बोलने पर फोकस करता है, लिखने पर नहीं। इसमें स्ट्रक्चर और पैटर्न पर बेस या फोकस होता है। इसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर और उसके पैटर्न पर फोकस किया जाता है कि सभी स्ट्रक्चर और सही पैटर्न के साथ सेंटेंस को बना पाए। जैसे कि इसमें स्टूडेंट को हमें ये सिखाना होता है कि वह कोई भी वाक्य लिख रहा है तो उसका स्ट्रक्चर सही पैटर्न के साथ सेंटेंस बने। ऐसा ना हो कि स्ट्रक्चर उसका सही है लेकिन पैटर्न गलत है, तो सेंटेंस भी गलत हो जाएगा और उसका मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए सेंटेंस को सही स्ट्रक्चर और सही पैटर्न के साथ ही लिखना चाहिए जिससे उसका मीनिंगफुल अर्थ निकले।
Next, meaningful situation. In this approach, the teacher is expected to create meaning situation. इस approach में टीचर से expect किया जाता है कि वह meaningful situation दे. That make the teacher work interesting and the student are able to learn the structure very well. जिससे कि स्टूडेंट टीचर के वर्क में इंटरेस्ट ले और स्टूडेंट स्ट्रक्चर को भी आसानी से लर्न कर सकें. जैसा कि इसमें कहा गया है कि टीचर को ऐसी सिचुएशन देनी चाहिए जो मीनिंगफुल हो और जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लें, जैसे कि बच्चे जिसके बारे में पहले से जानते हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें ऐसी सेंटेंस दे दें जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जिनके बारे में उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी हो. ऐसी सिचुएशन देनी चाहिए जिससे कि वह उसमें इंटरेस्ट ले और आसानी से लर्न भी कर सकें. Based on the principle of oral, student copy them by drill, repetition, substitution and question answer. इस अप्रोच में बोलने पर ही फोकस किया जाता है. टीचर द्वारा कही बात को बच्चे ड्रिल द्वारा, रिपीटेशन द्वारा, सब्स्टिट्यूशन द्वारा और क्वेश्चन आंसर द्वारा सीख लेते हैं. इनमें टीचर कोई भी बात अगर क्वेश्चन आंसर के द्वारा, ड्रिल के द्वारा कहता है तो बच्चे उसे सीख लेते हैं. इंडिविजुअल स्टूडेंट एक्वायर 275 बेसिस स्ट्रक्चर आफ्टर स्कूलिंग एंड कंप्लीट 3000 वर्ड्स इन द वोकैब. कोई भी बच्चा 275 वर्ड्स बेसिक स्ट्रक्चर की तरह बोल लेता है जब वह स्कूल के बाहर जाता है. मतलब स्कूल जब उसका पूरा हो जाता है तो वह 3000 शब्दों की वोकैब को कंप्लीट कर लेता है. जब बच्चा स्कूल में होता है तो वह 2275 बेसिक स्ट्रक्चर बोल लेता है, लेकिन जब वह स्कूल पूरा कर लेता है तो वह 3000 शब्दों की वोकैब को याद कर लेता है. Selection of structure. Number 1, यूजफुल. सेंटेंस का स्ट्रक्चर, हम जो भी सेंटेंस को सेलेक्ट करें वो यूजफुल होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि वह यूजफुल ना हो. नंबर 2, सिंपल स्ट्रक्चर. वाक्य का स्ट्रक्चर भी सिंपल होना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट आसानी से समझ सकें. ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग से ही उन्हें डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर दे दिया जाए और वह सेंटेंस को समझ ही ना पाए. नंबर 3, टीचेबल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो टीचर आसानी से बच्चों के सामने सिखा सके या बच्चे उसे आसानी से सीख सकें. डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में नहीं सिखाना चाहिए, नहीं तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे. इसलिए ऐसा होना चाहिए जिससे टीचर आसानी से टीच कर सके. नंबर 4, प्रोडक्टिविटी. जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं बच्चे उससे कितना सीख रहे हैं या उस स्ट्रक्चर का कितना प्रयोग कर रहे हैं या उन्हें कितना समझ आ रहा है. प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत ये देखा जाता है कि हमने जो भी बच्चों को सिखाया है बच्चों ने उसे कितना सीख लिया है. टीचिंग स्ट्रक्चर सिचुएशन. नंबर 1, क्लस्टर एंड एक्शन. क्लस्टर और एक्शन. टीचर बच्चे को कुछ समझाए तो उसके चेहरे पर, टीचर के चेहरे पर भाग भंगिमा होनी चाहिए. भाग भंगिमा का मतलब खुश वाला एक्शन सिखाना है तो चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए जिससे कि बच्चे टीचर के चेहरे को देखकर समझ जाएं कि टीचर क्या कहना चाहता है. ऐसा नहीं है कि टीचर को सिखाना कुछ और है और उसके फेस पे एक्सप्रेशन कुछ और बन रहे हैं. जो सिखाना है उसी के अनुसार फेस के एक्सप्रेशन होने चाहिए और उसी के अनुसार टीचर को एक्शन करके बताना चाहिए. इससे बच्चे आसानी से सीख लेते हैं. नंबर 2, ब्लैक बोर्ड यूज. ब्लैक बोर्ड का अधिक से अधिक यूज़ करें. अगर कोई चीज़ बच्चों को नहीं समझ आ रही है तो वह ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करके या चार्ट बनाकर समझा सकते हैं. कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो ब्लैक बोर्ड पर और क्लियर करके बच्चों को समझा सकते हैं. इससे बच्चे और अच्छे से समझ सकते हैं. नंबर 3, पिक्चर, चार्ट, मॉडल, मोरल एक्टिविटी. इसमें टीचर पिक्चर द्वारा, चार्ट द्वारा, मॉडल द्वारा उन्हें अच्छे से समझाए. जब बच्चे
कोई मॉडल बना कर लाएं तो या टीचर उनकी मॉडल बनाने में हेल्प करे तो वो जो भी मॉडल है वो उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मॉडल बच्चों ने किसी चीज़ का बनाया है और टीचर किसी और सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही मॉडल चार्ट होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। जो सिचुएशन से जो क्लास में उसे समझाना है उसी से ही रिलेटेड मॉडल और चार्ट पिक्चर क्लास में दिखानी चाहिए या बच्चों को बनाने को कहना चाहिए। आइए अब जानते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। नंबर 1 सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम ये जहाँ बताते हैं कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे सीता इज गोइंग टू मार्केट, इसमें सीता सब्जेक्ट है, गोइंग वर्ब है और मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। राम इज प्लेइंग द क्रिकेट, राम सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब है और द क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। नंबर 2 फॉर्मूला स्ट्रक्चर। फॉर्मूला स्ट्रक्चर दो वर्ड मिलकर उनका मीनिंग निकलता है। जैसे गुड मॉर्निंग सुप्रभात, गुड नाइट थैंक यू धन्यवाद, गुड नाइट शुभरात्रि गुड इवनिंग। इनमें दो वर्ड मिलकर बन रहे हैं और उनका अर्थ निकल रहा है, उनका एक मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा है। नंबर 3 फ्रेजेस स्ट्रक्चर। इनटू ए वेल ऑन द रूफ। ये फ्रेजेस स्ट्रक्चर में इन्हें अलग अलग कर देंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जब अब इन्हें मिलाकर निकलती हैं तो इनका एक मीनिंगफुल अर्थ निकलता है। नंबर 4 इडियोमेट्रिक स्ट्रक्चर। इसमें हम मुहावरे का उपयोग करते हैं स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। जैसे पीस ऑफ केक का मतलब हो गया इजी और सिंपल। अगर आपको हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच समझ आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।